आप सभी का फिर से इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और काफ़ी एक लंबे समय के अंतराल के बाद मैं आज आपको पुनः भारत चीन संघर्ष के मुद्दे पर कुछ जानकारियां देने के लिए आया हूं। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले 3-4 वीडियो में मैंने आपको एक तरीके से बैकग्राउंड, कारण, राजनीतिक सैनिक क्या कारण थे, इसके साथ ही अ, अगर देखा जाए तो उस समय की क्या परिस्थितियाँ थीं, क्या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहे थे, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से अवगत कराया था। और अब उससे आगे बढ़ने का समय आ चुका है और ये बताने का समय आ चुका है कि आखिर ये संघर्ष किस तरह एक सिर्फ तैयारियों से आगे निकल करके हार जीत और रक्तपात की तरफ आगे बढ़ता है। आपको पता ही होगा, देखिए आपने 3-4 वीडियो देखे होंगे, सब में आपको पता होगा कि हमने किस किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया था। तो भारत सरकार की जो फॉरवर्ड नीति थी उसके अंतर्गत जल्दी जल्दी सारी चौकियाँ स्थापित कर ली गई थी और चीन इसको एक सततापूर्ण नज़रिए से देख रहा था। 1962 में ही देखिए दौलत बेग ओल्दी में एक चौकी स्थापित हुई थी, जहाँ आज कल मामला गरमाया हुआ है। और वहाँ पर अभी भारत ने अपनी हवाई पट्टी भी कुछ साल पहले खोली थी। हमारे जो मालवाहक एयरफोर्स के विमान हैं वहाँ पर अक्सर उतरते हैं। और एक दूसरी चौकी थी गलवान चौकी। आज अभी आप देख रहे होंगे कि लद्दाख में उसी चौकी की बात आती है कि उसके पास ही फिर से पहुंच गए हैं। गलवान पे एक संघर्ष हुआ था, ये बात कही जाती है। तो 1962 के भी संघर्ष में ये दौलत बेग ओल्दी में जो चौकी थी वो, और जो गलवान चौकी थी, इन दोनों को चीनियों ने घेरना शुरू किया। सबसे देखिए, जब संघर्ष आगे बढ़ता है तो चीनी क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही जगह पे नहीं कि सिर्फ नेफा में ना, वो जो पूरा जो बॉर्डर था उन्होंने उस पूरे बॉर्डर पर अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। अब भारत सरकार के साथ मैंने आपको बताया था क्या समस्याएं थी क्या नहीं थी। जितने भी रिसोर्स थे कम, उन्हीं के आधार पर और उन्हीं को अपना एक तरीके से कहते तो नियति मानते हुए भारत सरकार का आदेश था कि कोई भी सैनिक अपनी चौकी से पीछे नहीं हटेगा और वो जहाँ पर भी है वो वहीं पे अपना डटा रहे। तो भारतीय सैनिक परंपरा जो रही है कि जो आदेश मिलते हैं और उसके लिए वो अपनी जी जान की बाजी लगा देते हैं, उसी के आधार पर भारतीय सेना का जो एक तरीके से दस्ते थे जो पूरे बॉर्डर पर तैनात थे, क्योंकि उनके पास यही आदेश था, वो अपनी सीमा पर डटे रहे, भले चाहे उनके पास संसाधन रहे हों या ना रहे हों। इसके साथ ही देखिए एक और चीज़ भी थी कि 10 अक्टूबर 62 को धौला चौकी, जिसकी हम बात करते हैं, आपके कोर्स में है, थागला रिज, जो नेफा में पड़ती थी, जिसको अरुणाचल कहते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आज भी उसको चीन अपना विवादित एरिया मानता है और देखिए अक्सर होता है कि अरुणाचल के मुद्दे पर वो नत्थी वीजा देता है। तो धौला चौकी पर इन्होंने एक आक्रमण किया था 10 अक्टूबर को और उसी के बाद सरकार ने कहा था कि इनको निकाल फेंकेंगे। चीनियों को ये बात बड़ी नागवार गुजरी थी और बाद में जो लोग युद्धबंदी बने थे उनके सामने उन्होंने बात कही थी कि आपने तो कहा था आपकी सरकार ने कि हमको निकाल फेंकेंगे। एक तरीके से वो बेइज्जत करने वाला बयान था चीनियों का कि देखिए आपने कहा था निकाल फेंकेंगे और आज आपकी कितनी बड़ी संख्या में आपके लोगों को मारा है, घायल किया है और युद्धबंदी बनाया है। तो 10 अक्टूबर 62 को उन्होंने धौला चौकी पर अटैक किया था, छोटा सा अटैक था। इसके बाद देखिए मैंने आपको पिछले सत्र में भी बताया था कि वो कौन व्यक्ति था जिसके कहने पर चीनियों को निकाल फेंकने का आदेश जारी हुआ या लिखित रूप से किसका ऑर्डर था। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब ये चीज़ें चल रही थी तो भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नेहरू जी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को अच्छा करने के लिए प्रयासरत थे और कहीं ना कहीं वो विदेश दौरे पर रहते थे और उनके सामने ही कृष्णा मेनन जी को भी समस्या लग गई थी कि वो भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की एक अजीब तरह के प्रयास में लगे हुए थे। मतलब जब ये युद्ध की जब परिस्थितियां चल रही थी तो भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों लगभग विदेश दौरों पर रहते थे। जो बड़े अफसर थे वो ट्रेनिंग पर रहते थे या छुट्टी पर थे। बीएम कौल साहब खुद कश्मीर में थे। तो ये जो परिस्थितियां थीं, और शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है जो उस समय गृह मंत्री थे, उनके साथ कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में। तो ये जो परिस्थितियां थीं, जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा था, एक अजीब तरह की
जिसको कह सकते हैं असमंजस या संशय की स्थिति थी। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो प्रश्न मैंने पहले किया था आपसे और बताने का प्रयास करना चाहा था कि कौन व्यक्ति था जिसके कहने पर चीनियों को निकाल फेंकने का आदेश जारी हुए, तो वे एक सीनियर आईएएस थे और उन्होंने ही आर्मी चीफ को यह आदेश दिया था कि आप चीनियों को निकाल फेंकिए। देखिए, होता क्या है कि सरकारें या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अक्सर सेना के अधिकारियों के पद को गिराते हैं। पद को गिराना आप उसको उस सेंस में मत लीजिए, एक सीक्वेंस होता है। मैं उसका इंग्लिश वर्ड भूल रहा हूँ, एक वर्ड यूज़ होता है। देखिए, इसको ये कहते हैं कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। इसमें एक लिस्ट होती है कि कौन किस पद पे है। जैसे भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, वो नंबर 1 पर रहेंगे, फिर भारत के उपराष्ट्रपति नंबर 2 पे आएंगे, फिर भारत का प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सदस्य, इस तरह करते करते वो लिस्ट नीचे आती है और उसमें आर्मी चीफ से लेकर के मेजर जनरल तक रैंक के लोग रहते हैं। तो वो किस ऑर्डर में रहते हैं, एक तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो होता है पूरा उसका। उसमें जो है अक्सर ये हुआ कि सरकारों ने सेनाध्यक्ष या सेना के अधिकारियों के रैंक गिराई। इसी कारण क्या था कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी शायद लेवल के अफसर ने भी आर्मी चीफ को एक लेटर थमाया कि आपको पता होगा कि एक मीटिंग हुई थी चीनियों के खिलाफ और अब आपको चीनियों को निकाल फेंकना है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक ब्यूरोक्रेट्स ऑर्डर कर रहा है कि आपको निकाल फेंकना है, वो भी तब जबकि परिस्थितियां हमारे बिल्कुल प्रतिकूल थी। अब 20 अक्टूबर का दिन आता है। मैं 20 अक्टूबर को काला दिन बोलूँगा। उस काला दिवस 20 अक्टूबर 1962 को सुबह के 5 बजे के आसपास पूरे बॉर्डर एरिया पे चाइना ने तोप खानों से हमला करना शुरू कर दिया। ये जो हमले हुए थे, देखिए, ये पूरी सीमा पर थे और लगभग 31 अक्टूबर तक चले हैं। और दौलत बेग ओल्दी में जो अंतिम चौकी थी, वहाँ पर देखिए सेना को हारना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। देखिए, लद्दाख के लिए और नेफा के लिए उस समय चीनियों के 2 अलग अलग टाइप के मंसूबे होते थे। चीन ये चाहता था कि जब वो लद्दाख पे किसी और चीज़ को रूल फॉलो कर रहा था, नेफा में उसके लड़ने का तरीका अलग था। जहाँ तक बात आती लद्दाख में, तो लद्दाख में वो उस चौकी को निशाना बना रहे थे जो दूर दूर थी, जहाँ पर सैनिकों की संख्या 30 या 40 होती थी। अच्छा, एक चीज़ और भी थी कि ये किस तरह हमला करते थे। ये इसको कह सकते हैं आप मानव तरंग। मानव तरंग क्या है कि जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी आप एक तालाब में ढेला मारिए तो पानी की लहरें उठती हैं, वो जो कि दूर फैलती चली जाती हैं। ठीक इनके ही तरीके होते थे चीनियों के। वो दूर से एक, समझ लीजिए, अगर आपकी एक लंबी सी ऐसी लाइन बना कर के आते थे, फिर उसके आगे एक लाइन और होती थी, फिर उसके आगे एक लाइन होती थी, उसके आगे एक लाइन होती थी। इनका कॉन्सेप्ट क्या था कि तुम दूर दूर कितनों को मारोगे और तुमको बिल्कुल आकर के घेर लेते थे। ये इनका एक तरीका होता था। तो लद्दाख में इनका ये एक तरीका फॉलो कर रहे थे, मानव तरंग जिसको कह सकते हैं आप उसको। और थागला रिज की जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि ये देखिए ट्रायंगल कह सकते हैं या तिराहा। आपने जैसे डोकलाम का नाम सुना होगा, वो भी तिराहे पे था भारत, चीन और भूटान के। ठीक वैसे ही थागला रिज के पास भी जो है वो भूटान की सीमा निकलती थी और उसके जो ढाल थे वो भारत की तरफ ज़्यादा थे। और मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि वहाँ की क्या कंडीशन थी। जो नदियाँ जिसको हम कहते हैं, वो नदियाँ तो नहीं कह सकते अक्टूबर में, क्योंकि उसके जो ये पुल की बात करते हैं, वो पुल तो एक तरीके से लकड़ी के लट्ठे होते थे जिससे उस नदी को हम पार करते थे। और जो पुल थे भी तो अक्टूबर के महीने में उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अक्टूबर के टाइम में उसमें इतना पानी था ही नहीं उस नदी में। तो हम उसकी सुरक्षा करते थे उन पुलों की, और जो सेना जो खड़ी थी वो उन पुलों की सेफ्टी के अकॉर्डिंग सेट की गई थी। और जो पहाड़ी स्थिति थी, मैंने उससे आपको अवगत कराया था कि पहाड़ी पे 16,000 फीट 17,000 फीट एक नॉर्मल हाइट थी वहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से BM कौल साहब गए थे तो उन्होंने कहा था कि 5,000 हाइट से कि 7,000 हाइट मतलब कम कर दो। और थागला एक पठार है, जब ऊपर के लोगों को ही नहीं पता होगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, तो सेना का तो हारना स्वाभाविक सी बात थी। तो उस समय जो सेना की तैनाती की गई थी, जरा सा एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। खिंजी मेन एक जगह पड़ती है, उस पर 4 ग्रेनेडियर की एक कंपनी थी। न्यामजांगचू नदी के दक्षिण
में जो पुल है उस पर इन्हीं 4th ग्रेनेडियर की एक कंपनी थी। नामकाचू के पहले पुल पर इनकी 4th ग्रेनेडियर की सारी कंपनियां थीं जो बची हुई थी वहाँ पे। नामकाचू के दूसरे पुल पे नवी पंजाब की एक कंपनी को छोड़ के सभी थीं। 7वें ब्रिगेड मुख्यालय पर एक नाव गोरखा की एक कंपनी थी। 3rd और लाख पुल के बीच में 2nd राजपूत थी। लाख पुल के दक्षिण में एक नाव गोरखा की 2 कंपनी को छोड़ करके सभी कंपनियां थीं। सांगधार पे एक नाव गोरखा राइफल की एक कंपनी और उसकी कुछ तोपें थीं। सांगली में नौ पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी थी। नामकाचू नदी पर 5वें पुल के पास एक नाव गोरखा की एक कंपनी थी। तो इस तरीके से हमने अपना जो सेटअप किया था वो किया था इस हिसाब से कि हमको चीनियों से बचने के लिए वहाँ पर प्रयास करने थे। और हमको वास्तव में चीनियों की संख्या पता ही नहीं थी, क्योंकि भारत सरकार जो चीज़ जानती ही नहीं थी उसके बारे में क्या कहा जाए। हम 600 समझते थे, लेकिन बाद में जब अटैक शुरू हुआ तो 20,000 थी संख्या। इसीलिए भी जब डोकलाम का मुद्दा चल रहा था हमको लोगों को सब पता है। और अब जब लद्दाख में जब मामला गरमाया हुआ है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती, मीडिया कहती 5,000 है, तो मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि चीनी जो दिखते हैं वो होते नहीं, ये बहुत दुष्ट होते हैं। जब विदेश नीति की बात आती है तो हम अक्सर कहते हैं कि हमारा संबंध उनसे प्रतिस्पर्धात्मक भी है और सहयोगात्मक भी है। मतलब कहीं पर तो हम कंपटीटर बन जाते हैं, कहीं पर हम राइवल बन जाते हैं, राइवलरी हमारी खड़ी हो जाती है। तो भैया देखिए, ऐसा है कि 2 चीज़ तो चलती नहीं, 2 नाव पे किसी के पैर होते नहीं। आप या तो उसको अपना दुश्मन मान लीजिए या सहयोगी मान लीजिए, लेकिन आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से ही भी कहीं ना कहीं वो आपकी प्रगति में बाधक है। और चीन ने दुनिया भर को देखिए बाधा पहुंचा दी है। मैन्युफैक्चरिंग हब बना, उसके बाद अब देखिए सबको उसने कोरोना बांटा, और कहीं ना कहीं अब उस चीज़ों से बचना चाह रहा है। और उसके लिए ही वो सारी सीमाओं पर, साउथ चाइना सी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, भारत हो, अपनी सैनिक गतिविधि शुरू कर रहा है। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो 20 अक्टूबर 62 को तोपखाने से यहाँ पर भी हमला किया जाता है, थाकला के पास भी। और पैदल सेना की चौकियों पर धावा बोल के भारी संख्या में नुकसान पहुँचाया जाता है। कुछ सैनिक तो देखिए बेचारे क्या करें, मजबूरी थी, खाने को नहीं था, 60-60 घंटे तक भूखा रहना पड़ा था। तो कुछ तो चले गए थे दर्रों से होकर के भूटान। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चीनियों के पास क्योंकि भारी तोप खाना था और हर चीज़ थी, इसलिए चीनियों को बहुत ज़्यादा कोई विरोध हम कह सकते हैं इधर से नहीं मिला। क्योंकि चीनियों को जो विरोध मिलना चाहिए था वो वैसे हथियार ही हमारे पास नहीं थे। और इन्होंने एक चीज़ और टेक्निक को अपनाया था। वो टेक्निक क्या थी मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे बड़ी टेक्निक ये थी चीनियों की कि चीन जो थे वो चीनी क्या करते थे, जैसे 2 चौकी को निशाना बनाया, उसको ख़त्म किया, उसके बीच से आगे बढ़े, चौकी के बीच से, और वो पीछे फैल जाते थे। तो जब राजपूतों पर इन्होंने अटैक किया तो राजपूतों को 2 तरफ से भी हमला झेलना पड़ा। कुछ चौकियों को तो इन्होंने 3-3 तरफ से नुकसान पहुँचाया। गोरखा जो थे वो पीछे लौट करके अन्य गोरखाओं से मिलने चले गए। ब्रिगेडियर दलवी अपनी किताब में खुद लिखते हैं कि जब मैंने देखा कि जब मेरे सैनिक हार रहे हैं और नहीं बचे हैं, तो मैं किसी और चौकी पे जा रहा था अपने सैनिकों के साथ जो बचे हुए थे कि वहाँ चल के लड़ाई देखा जाए, वहाँ चल के शामिल हुआ जाए। लेकिन मालूम चला कि वो भी मोर्चा वहाँ पर चीनी पहुँच चुके थे। और अंत में रास्ते में दूसरी चौकी पर जाते हुए लुम्पू के आसपास, शायद लुम्पू के रास्ते पर ही इनकी टीम को बंदी बना लिया जाता है। देखिए अफसोस की बात क्या थी कि अब आप सोचिए उस समय क्या कंडीशन रही होगी कि 60 घंटे से सैनिकों ने कुछ खाया पिया नहीं था। सेना के जवान, सैनिक अफसर बेचारे किसी तरीके से चल रहे थे। और हुआ ये था कि जब चल रहे थे तो उसी समय बहुत सी समस्याएं इनके सामने आ रही थीं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 टुकड़ों में सेना को बांटना पड़ा। जो बचे हुए सैनिक थे ब्रिगेडियर दलवी के साथ, उनको इसलिए बांटना पड़ा कि बाकी जो सैनिक बीमार थे, भूखे प्यासे थे, उतनी तेज़ी से चल नहीं पा रहे थे। अब आप सोचिए कि कितना बुरा लगा होगा उस अफसर को और उन लोगों को कि वो अपने जवानों को इसलिए छोड़ के जा रहा है कि भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, नहीं चल सकते, या तो चीनी पकड़ के ले जाएंगे या वो भूख प्यास और बीमारी से ही मर जाएंगे। इससे बड़ी आप बताइए, सोचिए दुर्गति क्या हो सकती है।
क्या हम अपने घर के लोगों को इस चीज़ में रख कर के सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। लेकिन उस समय के कुछ जाहिल और बिल्कुल बेहूदी हरकत करने वाले लोगों के कारण हमारे सैनिकों की ये दशा हुई और भारत को पराजय का मुँह देखना पड़ा। इस युद्ध की और इस युद्ध की तैयारी की जितनी भी घोर निंदा की जा सकती है, वो कम है। हम तैयार ही नहीं थे। सैनिक इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मारे गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बंदी बना लिए गए। देखिए, शहीद होना एक गर्व की बात है, लेकिन जब आदमी जब युद्धबंदी बनता है तो उसको जिन जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो वही जानता है। उससे भी शर्मनाक बात ये होती है कि जब युद्धबंदी अपने देश में लौटता है तो उसको भी वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है कि कहीं इसने अपनी कुछ राज तो वहाँ नहीं बता दी। मतलब युद्धबंदी पर न बंदी बनाने वाला देश भरोसा करता है और जिस तरफ से वो लड़ रहा होता है वो भी उससे पूछताछ करता है। ये हालात होते हैं। खैर, हम चलते हैं पराजय के कारणों की तरफ। तो देखिए, पराजय के कारण तो बहुत लंबे थे। संचार व्यवस्था थी ही नहीं, और एक तरीके से मैंने आपको सब पहले ही बता दिया था अपने सारे नोट्स, वो अपने सारे वीडियोस में। देखिए, हथियार भी नहीं थे, संचार था ही नहीं। 3-3 दिन, एक हफ्ता पहुंचता था मैसेज पहुंचाने में। सैनिक भी कम थे। छापा मार युद्ध कला हमने सीखी ही नहीं थी वहाँ पे उस समय, तो हमने फॉलो भी नहीं किया था। माउंटेन डिवीज़न नहीं थी, जो देखिए जो मेन चीज़ है कि एक पैदल सेना को जो राजस्थान और पंजाब में तैनात है, आप उससे पहाड़ पे नहीं भेजने की उम्मीद कर सकते हैं। तो माउंटेन डिवीज़न नहीं थी। सबसे बड़ा क्या था कि कोई वार प्लान हमारे पास नहीं था। वार प्लान हमारे पास क्या था कि साहब वो चीनी अटैक करेंगे नहीं, हम वहाँ पे जाकर अपनी ज़मीन छुड़वा लेंगे, इसलिए BM कौल साहब को भेज दो ताकि नाम हो जाए। ये हमारा वार प्लान था। ये बड़ी एक आश्चर्य की बात है कि हम चीनी विदेश मंत्री की बात सही मान रहे थे, उस चीनी विदेश मंत्री की जिस चीन ने 1950 में भारत को और तिब्बत को धोखा दिया था। धोखेबाजों से हम ईमानदारी की उम्मीद कर रहे थे। चलिए, कोई बात नहीं। सामान था ही नहीं। जो सामान आते भी थे वो वहाँ पर गिरा दिए जाते थे, वो हमको टूटे फूटे मिलते थे। तो ये तो देख रही सैनिक कारण। हम आते हैं राजनीतिक शिक्षाओं पे। देखिए, राजनीतिक शिक्षा थी कि कौटिल्य का जो कहना था कि जिससे सीमा लगती वो हमारा दुश्मन है, हम उसको भूल गए। चीन ने अपने सुनजू को नहीं भूला। चीन के विचारक है सुनजू, जो बहुत खतरनाक विचारक है। चीन उसको नहीं भूला, हम अपने कौटिल्य को भूल गए। दूसरा, देखिए, दो अलग अलग सोच थी। एक तानाशाही वाला देश था, सन 50 से हम देख रहे थे, जिसने तिब्बत पर अटैक किया। और किस तरीके से माओ सेतुंग क्या भाषा बोलते थे कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। हम थे सत्य और अहिंसा वाले, अहिंसा परमो धर्मा। तो अहिंसा परमो धर्मा की बंदूक की नली से सत्ता निकलती है। भाई, बड़ा अजीब रवैया था। इसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे समझा जाए, हम उनके बात को ही नहीं समझ पाए। भारत देखिए 1950 से गलती कर रहा था चीन को समझने में। तो जब चीन को समझने वाले जब गलती कर रहे हैं और आपको लगा कि हम विदेश नीति के बल पर उनको कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर इतनी स्ट्रांग विदेश नीति रखनी चाहिए थी। दुनिया दो टुकड़े में बढ़ चुकी थी। तो अगर आपको चीन से निपटना है तो आपको तो किसी एक को तो ज्वाइन करना पड़ता, लेकिन आपने नहीं, आपने निर्गुट की बात करी, गुट निरपेक्ष। आप ये सोचते रहे कि रूस हमारा दोस्त है, वो कम्युनिस्ट है, चीन भी कम्युनिस्ट है, तो उसको रूस समझा लेगा। ऐसे नहीं होता। सैनिक शिक्षाओं में अगर हम आते हैं तो देखिए, जो कारण थे वही हमारी शिक्षाएं हैं कि माउंटेन डिवीज़न की ज़रूरत थी, डिफेंस पॉलिसी की ज़रूरत थी, स्वदेशी निर्माण की ज़रूरत थी। देखिए, स्वदेशी निर्माण क्या, हम ये कहते थे कि हमारे यहाँ फाइटर प्लेन बनने लगा है, सब कुछ बनने लगा है, लेकिन वास्तविकता दूसरी थी। BRO संगठन बिल्कुल नया नया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, परिवहन भी इधर नहीं था। और विदेश नीति देखिए दो चीज़ों पे सपोर्ट करती है, या दो उसको सपोर्ट करते हैं, रक्षा नीति और आर्थिक नीति। चीन आज इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि उसके पास पता है कि दुनिया का वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। सामान की सप्लाई रुक देगा, दुनिया परेशान हो जाएगी। उसके अलावा उसके पास सेना की एक बहुत बड़ी संख्या है, तो उसको अपनी जो है विदेश नीति को दो जगह से सपोर्ट मिल रहा है, आर्थिक से भी और सेना से भी। हमारे पास उस समय क्या था? हमारे पास देखिए, उस समय तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और सैनिक स्थिति भी हमारी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो इन दोनों परिस्थितियों में हम उनसे कैसे लड़ सकते थे?
असमंजस और एक कहते हैं बिल्कुल ढीला ढाला बर्ताव, वो था हमारा। हम आपको इसके एक उदाहरण और देते हैं। जब युद्ध की तैयारियां होने वाली थी, चल रही थी तैयारियां, और अचानक से एक मीटिंग बुलाई गई थी, तो उस मीटिंग में एग्रीकल्चर और पशुपालन इन 2 विभाग के लोग पहुंचे थे। तो भाई पूछा गया, भाई ये दोनों वाले विभाग क्या करने के लिए आए हैं? तो सेना को पशुपालन वाले ने ये बताया कि साहब जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो हम वहाँ पे अपना केंद्र खोलेंगे और हम घोड़े और गधे से खच्चर पैदा करवाएंगे ताकि वो आपके सपोर्ट में आगे काम आए। और कृषि वाले ये कहते हैं कि जो एक आप देखे होंगे अक्सर एक लैब क्या, जो खेती के जो यंत्र बनते हैं कांच के बनते हैं हरे हरे, उन्होंने कहा था कि बहुत हाइट पे हमारा एक वहाँ पर प्रयोगशाला है, एक खेती हम लोग वहाँ करते हैं, आप कोई ऐसा सामान मत गिराइएगा कि हमारी कांच टूट जाए। तब आप सोचिए कि वार प्लान की जब मीटिंग चल रही हो, जब चीन का हमला होने वाला हो, तो हमारा पशुपालन विभाग खच्चर पैदा करने के लिए सेना से बोल रहा हो कि हम खच्चर पैदा करेंगे, और वो कह रहा, और दूसरा कृषि विभाग कह रहा हमारा हरा मतलब वो कांच वाला सिस्टम मत तोड़ दीजिएगा। तो मजाक बना कर रख दिया था विदेश नीति का, रक्षा नीति का। तो जब मजाक बना देंगे तो उसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जो लोग दोषी थे उन्होंने कीमत नहीं चुकाई। कीमत चुकाई उन व्यक्तियों ने जो बेचारे वहाँ पे लड़ने गए थे। तो ये था इस भारत चीन संघर्ष का परिणाम। बहुत कुछ संसाधन अभी पूरे नहीं हो पाने के कारण मैं आपको भी बहुत कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं करा पाया हूँ, वो आपको धीरे धीरे अवेलेबल करा दी जाएगी। और चीन को समझने के लिए, हार जीत जानने के लिए हमको विश्लेषण करने की बहुत ज़रूरत है। चीन को हमें समझना पड़ेगा। चीन साइकोलॉजिकल वारफेयर पहले खेलता है, उसको सपोर्ट मिलता है अपनी आर्थिक शक्ति से, फिर सैनिक शक्ति से भी। उसका प्लान आज का नहीं होता, उसका प्लान 100 साल, 150 साल, 500 साल आगे का होता है, और दुनिया उसके फेंके हुए जाल में फंस जाती है। जब एक सैनिक आगे बढ़ेगा, आप शतरंज का खेल देखिए कि आप एक प्यादा आगे बढ़ाएंगे या घोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो सामने वाला उसका काउंटर करता है। मतलब पहली चाल चाइना चलता है। जिस दिन आपने चाइना को मजबूर कर दिया कि चाइना अब आपके चली हुई चाल का जवाब दे, उस दिन आप चाइना को समझ जाएंगे। चाइना को वहां खेलने के लिए मजबूर करना पड़ेगा जहां पर वो कमजोर हो। लोकतंत्र वहां पर नहीं है, हमने कभी लोकतंत्र की बात नहीं करी। थियानमेन चौक में कितने हजार बच्चे मार दिए गए, हमने कभी उसकी बात नहीं करी। तिब्बत के मामले पर हम चुप थे। ऐसे ही जब परमानेंट सीट मिल रही थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो हमने उसको चीन को गिफ्ट कर दिया। तो ऐसी जब गलतियां जब हम करेंगे तो चीन तो आज हम पर हावी होगा ही होगा, और वो आज वो पूरी दुनिया पर हावी हो चुका है। मैं एक बात और यहाँ पर क्लियर कर दूं कि सेना और संसदीय परंपरा का मैं और लोगों से ज़्यादा इज्जत करता हूँ। यहाँ कुछ लोगों के नाम आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि संसद और सेना के पूरे उसको दोषी माना जाए, लेकिन कुछ लोगों के कारण ये हार हुई है, वो सामने आने चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पर मामला राष्ट्रीय मुद्दा था, ये हमारी राष्ट्रीय हार थी। और क्योंकि हम 47 के भी युद्ध से नहीं सीखे थे, 50 में तिब्बत के भी मुद्दे से नहीं सीखे थे। जहाँ पर भी सीखने की बात होती है हम भारतीय अपनी आंख बंद कर लेते हैं। हमने हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को अपने देश में आने दिया। कोई मतलब नहीं था कि तुर्क, मुगल, हूण, यवन, कुषाण, सिकंदर से लेकर अंग्रेज तक और अब चाइना तक आपके देश में आते चले जाते हैं और आपकी तरफ से एक एक्शन नहीं लिया जाता। तो गलतियों से सीखना पड़ता है। जब आप गलतियों से सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आज आपका मैंने एक तरीके से 1962 का चैप्टर पूरा करवा दिया। उसके हार के कारण जो थे पूरे हो गए, और हम यही चाहते हैं कि भारत
अपने उत्तरोत्तर प्रगति करें, भारत की सेना और संसदीय परंपरा ऐसे ही इससे अच्छी आगे बढ़ें, भविष्य में दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो। भारत भविष्य में अगर कोई युद्ध होता है तो उन सभी युद्धों को जीते। हालांकि हमारी ऐसी कोई परंपरा नहीं है, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाएगा तो उसका निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। और अगले क्लास में कुछ लोगों की डिमांड है कि चीन की सोच पर बात की जाए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कोरोना का मुद्दा चल रहा है, उसके साथ साथ चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको टैकल करने के लिए चीन को किस तरह समझा जाए। तो जो चीन के जो महान विचारक थे सुन त्जू, उसको हम सुंजू कहते हैं, सुंजू, तो उस सुंजू के विचारों से आपको अवगत कराऊंगा कि वो अपनी किताब आर्ट ऑफ वार में क्या लिखते हैं और उसका किस तरीके से विश्लेषण हो सकता है। मैं बताऊंगा कि किस तरह उसको आज चाइना ने अभी तक फॉलो किया है, आगे भी फॉलो करेगा, किस तरह फॉलो करेगा। अगर आपको चीन को समझना है तो आपको सुंजू को समझना अनिवार्य है। तो अगली क्लास आपकी सुंजू के ऊपर होगी, एक इंटरेस्टिंग क्लास होगी, जिसके बाद आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि चाइना किस तरह अपनी सोच को विकसित किया है। तो चलिए, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।